Hello students, as we discussed in the previous classes about the valence bond theory, in which we have discussed that the coordination bond, how it shows the different types of hybridizations. In this case we have also discussed about the high spin complex and low spin complex, जिसके द्वारा हम लोगों ने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाला था, by which we can identify the magnetic properties of that particular coordination compound. Alright, but in the last session we have also discussed about some of the limitations of BBT, by which we cannot identify why the coordination compounds show the magnetic properties and the paramagnetisms, like that paramagnetism and diamagnetism, so why they show that color of spectra, colors of that particular coordination compound. So we don't identify by valence bond theory. So to resolve that kind of problems, we have the crystal field theory, in which we have discussing about how it is the coordination compounds show the different types of colors, and why it is the formations of that particularly coordination compounds. Alright, so today we discuss about the crystal field theory. In crystal field theory, which is based on the degenerated 5 degenerated cells. हम लोगों को पता है कि D cells जो होता है, D सब सेल की हम बात करते हैं, ये डीजेनरेटेड 5 सेल्स होते हैं इसके, इस प्रकार से हम इसको डीजेनरेटेड 5 सेल्स को ले सकते हैं. डीजेनरेटेड 5 सेल्स में अगर डी सेल्स को हम ले सकते हैं तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. दिस इज द बिटवीन द एक्सिस फॉर्म एंड द टू फॉर्म्स आर डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. दिस इज द अलोंग द एक्सिस. ऑलराइट, ये हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं ऑर्बिट, और दिस वाज द बिटवीन द एक्सिस. अब इसको हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं. CFT इज बेस्ड ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ, तो इसमें स्प्लिटिंग कंसीडर की जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, splitting of d orbital in the case of octahedral. तो octahedral हम लोगों ने BBT में डिस्कस कर चुके हैं. whenever the coordination number is 6, it will show the octahedral. उसका स्टेप कैसा होगा? octahedral. if the coordination number is 4, then it will show the square planar, and the second one is considered as a tetrahedral. Alright, tetrahedral. On the basis of valence bond theory, we have also discussed if the hybridization is sp3, then it will show the tetrahedral structures. If the hybridization is dsp2, then it will show the square planar complexes. Alright, in the splitting of d orbitals of the octahedrals के केस में इसको हम लेके चल सकते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड, जैसे कि हमें पता है d orbitals कुछ इस प्रकार से डबल डबल शेप्स में होते हैं. ऑलराइट, जब डबल डबल शेप में होते हैं, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको मान सकते हैं. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जब हमारा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इन दैट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये दूसरा लिगेंड जब इससे अटैच होगा, लिगेंड का अटैचमेंट होगा. ठीक है, तो लिगेंड्स के अटैचमेंट में जब हमको पता है लिगेंड्स क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टू द मेटल कार्बन. तो मेटल कोई भी अब एटम होता है, मेटल एटम्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो जिसकी वजह से इस पोर्शंस पे जो हमारे किस में है, अलोंग द एक्सिस में है, उसमें क्या होगा, रिपल्सन्स क्रिएट होगा. ठीक है, रिपल्सन्स क्रिएट होगा तो उनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी विल बी हाई. तो उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है. तो एनर्जी हाई होने की वजह से इसको 5 डीजेनरेटेड सेल्स हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं. ठीक है, 2 भागों में टूटने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 फॉर्म्स निकलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड T2G एंड AG फॉर्म्स. ऑलराइट, एंड द सेंट्रल एंड इज कॉल्ड द बेरी सेंटर, इसको हम बेरी सेंटर्स बोलते हैं. ठीक है, बेरी सेंटर से हमारे अगर देखा जाए तो इस फॉर्म्स में 5 डीजेनरेटेड सब सेल्स, तो 2 हमारे सब सेल जो है ऊपर जाते हैं और 3 सब सेल जो है नीचे जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द बेरी सेंटर. ये बेरी सेंटर है. ठीक है, यहाँ इसको फॉर्म को हम T2G कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं AG. और ये जो फॉर्म है जिसमें हमारा बात करते हैं एनर्जी गैप, इट इज कंसीडर्ड डेल्टा O. डेल्टा O फॉर्म कंसीडर किया जाता है. ठीक है, अब ये बात करते हैं कि इसमें 3y है तो 2y5 की फॉर्म लगती है, इसमें 3y5 की लगती है. जो ऊपर की वैल्यू होती है दैट इज कंसीडर्ड 0.6 बिकॉज ऑफ इट्स एवर फ्रॉम द बेरी सेंटर, दैन इट हैज द पॉजिटिव वैल्यू. इसकी वैल्यू जो होती है वो कंसीडर की जाती है पॉजिटिव, एंड इट इज द फ्रॉम बिलो द बेरी सेंटर, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर एज द नेगेटिव वैल्यू. तो इसमें कंसीडर होता है 0.4 नेगेटिव. ऑलराइट, इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल कंसीडर ऑन द नेगेटिव वैल्यू. ऑलराइट, सो दिस इज द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन विच जब हमारा कोई भी लिगेंड के साथ अलोंग द एक्सिस पे होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्सन फोर्सेस लगता है. तो ये जो फॉर्म है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के हैं और dz स्क्वायर के, ये हमारे जो है dxy, dyz और dzx के. ऑलराइट, तो ये हमारी फॉर्म्स जो है T2G और AG की फॉर्म में चलता है.
दरअसल होता क्या है, ये वी टॉकिंग अबाउट कि ये हमारा जब कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट में जब बात आती है कि स्पेक्ट्रा जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर शो क्यों करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली कलर शो करने की वजह से कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस इज कंसिडर एज ए लोअर इन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक्साइटेड होकर हमारे हाई एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं, तो यहाँ से डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में कंसीडर होता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं ऐसे डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होता है, तो डी डी ट्रांजिशन जो होता है दैट विल कंसीडर इनटू विजिबल रीजन, ये हमारी विजिबल रेंज के अंदर होता है। राइट, तो जो डी डी ट्रांजिशन होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, जिस नंबर T2 जिस इलेक्ट्रॉन्स ईजी के ऑर्बिट में जाता है, तो ये मूवमेंट ऑफ जब ट्रांजिशन होता है वो विजिबल रीजन में होता है, तो दैट इज वाई कि हमारा ये जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कलर शो करता है। यही कारण जो हमारा कंसीडर होता है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत होती है, तो यही कारण जो हमारा कंसीडर होता है कि CuSO4 जो है वो कलरलेस होता है, और जबकि CuSO4 into 5H2O जो हमने कंसीडर किया था वो हमारा कलर शो करता है, बिकॉज ऑफ द डी डी ट्रांजिशन इन विच जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट 5H2O के मॉलिक्यूल्स में कंसीडर किया था। दैट इज वाई हमारा ये ऑक्टाहेड्रल केस में जो स्प्लिटिंग होती है उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हमारा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, और उस प्रकार से हमारे यहाँ पे कलर शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्टाहेड्रल केस में है। इन द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल केस में जो है वो एनर्जी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में टूटती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने डीजेनरेटेड सेल्स की फॉर्म में देखा था, तो इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे दो इलेक्ट्रॉन जो हैं सब सेल्स हैं वो नीचे के सब सेल्स में आते हैं, तीन सब सेल्स जो हैं वो नीचे आते हैं पेरीसेंटर से, और जो दो सब सेल हैं वो हमारे आते हैं बेरीसेंटर से ऊपर ऑक्टाहेड्रल केस में। इन द टेट्राहेड्रल केस में क्या है, डीजेनरेटेड सब सेल्स में इसकी स्प्लिटिंग जो होती है वो कम डिफरेंट होती है। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऊपर जाते हैं और दो जो है वो हमारे नीचे आते हैं। दिस इज ठीक है। अब ये बेरीसेंटर है, बेरीसेंटर में होने की वजह से इसमें क्या होता है 2.4 इसमें जो वैल्यू है दैट इज कंसीडर, और हाँ इसमें टेट्राहेड्रल का जो गैप है एनर्जी गैप है दैट इज विल वो लेस होती है 4/9 डेल्टा ओ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी गैप बिटवीन द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा टी इज रिप्रेजेंट फॉर द टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल के केस में डेल्टा ओ इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो एनर्जी गैप होता है वह काफी कम होता है। ऑलराइट, तो दिस इज T2G एंड E एंड दिस इज कंसीडर्ड एज T2। ये हमारी जो फॉर्म्स है दैट इज कंसीडर्ड एज टेट्राहेड्रल के केस में हमारी स्प्लिटिंग होती है। ऑलराइट, तो टेट्राहेड्रल के केस में अगर हमें डेल्टा टी दे रखा है और डेल्टा ओ पूछा है तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन आइडेंटिफाई the value of delta T and delta O. This is called the energy gap for tetrahedral and this is case for the delta O oxygen. ठीक है, delta O for the octahedral complexes. So this is all about the crystal field theory in which the splitting of d orbitals is also explained. So by which we can identify the strong field and weak field ligands. Strong field और weak field में हम लोगों को कंसीडर किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं उसके अंदर स्प्लिटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनका एनर्जी गैप क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे क्या करेंगे दैट विल कंसीडर द पेयरिंग। तो पेयरिंग फॉर्म्स निकालते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर्स को, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से वहाँ पे क्या करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग हो जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन्स पे, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम निकाल सकते हैं 2s+1 की फॉर्म्स में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कंसीडर की जाती है कि कोई भी हमारा कंपाउंड हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि उसका अमाउंट कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो हमारा अफेक्ट होगा, है ना। इसको हम ले सकते हैं अफेक्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की विच अफेक्टेड जो कि अफेक्ट होता है कि जब हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म्स में डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को जाना है कि किस प्रकार से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है,
और किस प्रकार से हमारा कोई भी कलर जो है कंपाउंड शो करेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट्स होगा वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होगा, है ना। फ्रॉम द डी डी ट्रांजिशंस इट विल शो द कलर्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। उसमें मूवमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शो करेगा, तो कोई भी कलर्स कंपाउंड हो सकता है वो हमारा इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को शो कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द CFT। उसके बाद आता है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और चीज है, दैट इज कंसीडर एज कि जो हमारा मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग जो है किस प्रकार से होती है। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो मेटल है दैट विल कंसीडर विद द बॉन्डिंग ऑफ CO। जैसे MnCO5 की बात कर सकते हो तो Mn जो है CO5 के साथ 10 का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से Mn2CO5 का 10 इस प्रकार से। तो Mn सेंट्रल में रहता है, Mn सेंट्रल में, बाकी के CO जो है 5 वो आपस में इस प्रकार से अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर होता है कि मेटल कार्बोनिल एटम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किस प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किस प्रकार से अटैचमेंट होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कंसीडर सिनर्जिक बॉन्ड्स को हम कंसीडर करते हैं। सिनर्जिक बॉन्ड्स में होता क्या है कि मेटल्स मेटल के साथ कंसीडर जो होता है तो सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन विल अकर विद दी कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो लिगेंड है वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो किस पे करेगा, Mn के जो भी मेटल होगा उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल पे शेयर करेगा, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा जब सिग्मा बॉन्ड का डोनेशन होगा। जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, कि मेटल्स का मान लिया मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स है तो पाई बॉन्ड की कंडीशंस में क्या होगा, कार्बोनिल के ठीक है, कार्बोनिल के किस में होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो प्रकार से बॉन्डिंग होती है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की। तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मेटल कार्बोनिल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में होता है, और दूसरा केस जो पाई बॉन्डिंग होता है तो उसके केस में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है पाई बॉन्डिंग के कंपाउंड एंटी बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स में शेयर करता है। उसी प्रकार से मेटल्स की फॉर्म में देखा जाए तो इस प्रकार से मेटल्स की फॉर्म को कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें जो जाता है इलेक्ट्रॉन दिस इज कंसिडर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के लिए कंसिडर है। तो मेटल्स, ये मेटल्स की फॉर्म में तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल में शेयर करेगा, और जो पाई बॉन्ड्स में जो कंसिडर होगा वो पाई एंटी बॉन्डिंग में शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म जो कंसिडर की जाती है वो सिनर्जिक बॉन्ड्स की फॉर्म में कंसिडर की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में किस प्रकार से होती है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कंसिडर एज ए बॉर्नर्स थ्योरी के आसपास हम उसको लेके चलते हैं। बॉर्नर्स थ्योरी जो थी वो बेसिकली थी क्या कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के जो हमारा फॉर्मेशन होता है, तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स में बॉर्नर्स ने क्या सजेस्ट किया कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो है वो हमारे दरअसल दो प्रकार की वैलेंसीज को शो करते हैं, ऑलराइट। तो ही एक्सप्लेन दैट कि जो वैलेंसी है हमारी कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में ही एक्सप्लेन दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इफ वी टॉकिंग अबाउट कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से दे रखा है CONH3 5Cl नेगेटिव एंड Cl2, इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स हमारा दे रखा है, तो फ्रॉम द इनर सेल्स में जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वो हमारा कंसीडर होंगे एज ए सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्म में। दिस इज कंसीडर सेकेंडरी वैलेंसी एंड आउटर सेल्स विल बी कंसीडर ऑफ अ प्राइमरी वैलेंसी, ये हमारे कंसीडर होंगे प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो दो टाइप की वैलेंसी रखता है। एक है आउटर सेल्स में कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट है उसके आउटर में जो भी होगा वो कंसीडर होगा प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में। इनर ऑर्बिटल के जितने भी हमारे लिगेंड्स अटैच्ड हैं तो वो हमारा कंसीडर होंगे एज ए सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब भी हमारा कोई भी सॉल्ट है, कोई भी इस तरह से हमारा कंपाउंड दे रखा है, उसको हम जब डिसॉल्व करते हैं तो कितने नंबर ऑफ आयंस निकल सकते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस को प्रिडिक्ट करने के लिए इसको हम बेसिकली यूज करते हैं। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बॉर्नर्स थ्योरी पे कि नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, ये पूछा जा सकता है। जब कोई भी कंपाउंड जैसे कि इसमें फॉर्म में इस तरह से कंपाउंड दे रखा है और इसको हमने डाल दिया है Ag,
सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, AgNO3 हो सकता है, तो उसके अंदर डालने पे पूछ सकता है कितने नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे, तो Cl2 जो है वो इस तरह से निकल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ वैलेंसी जो है सेकेंडरी वैलेंसी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी होने पर ही वो हमारा क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके अलावा जितने भी हमारे लिगेंड्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एज ए प्रेसिपिटेट जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ द वार्नर थ्योरी वी कैन आइडेंटिफाई द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ आयंस बाय विच गेट फॉर्म्स व्हेन द रिएक्टर इज प्रेसिपिटेट इन द कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, जिसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लास सेशन में भेज दूंगा क्लासरूम ऐप पे। और इसके अलावा किसी को कोई फर्स्ट बुक के अंदर कोई डाउट हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है। हाँ सॉरी, इसमें एक चीज़ और रह गई है, दैट इज कंसिडर एज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड, कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो जो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है उसको हम थर्मल स्टेबिलिटी के आधार पर लेके चलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी हमारा मेटल जो है वो लिगेंड के साथ फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है। तो मेटल जो है लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो फॉर्मेशन होता है वो एट दी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होता है, ठीक है। तो M जो है लिगेंड के साथ अटैच हुआ है, तो एट द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ आयंस चेंज सेम होगा, तो Ml का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से Ml जब है 2L के साथ ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, Ml2 का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑन विच वी हैव एक्सप्लेन दैट कि मेटल्स लिगेंड से किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करता है। अगर इसमें हम काइनेटिक्स की बात करें तो केवल इसके लिए क्या होगा, Ml M into L इस प्रकार से दे सकता है। अगर K2 इक्वल टू बात करें तो Ml2 इस प्रकार से होगा, M यहाँ पे ये है और L की फॉर्म 2 है। इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ K1 K2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ K1 K2 की वैल्यू निकालने का Bn जो होगा बीटा एन, सॉरी दिस इज कंसिडर्ड द बीटा एन विच इज कंसिडर्ड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट की फॉर्म में होता है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ K वैल्यूज, जो हमारी Ks की वैल्यू है। और यहाँ पे अगर कोई बात करते हैं, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से ले सकते हैं, CO NH3 का फॉर्मेशन क्या है, तो CO प्लस NH3 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो CONH3 का फॉर्मेशन होगा। ये आगे जाके CONH3 का कॉम्प्लेक्स जो है वो एक और NH3 के साथ ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CONH3 का होल ट्वाइस। इसी प्रकार से CONH3 का जो कॉम्बिनेशन होगा प्लस 2 प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन करेगा CONH3 का होल थ्राइस। तो कोई भी मेटल्स लिगेंड्स जो है मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स में फॉर्मेशंस होते हैं, और हर एक स्टेप्स में फॉर्मेशंस के बारे में बात की गई है कि ये जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने चाहिए। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की कंडीशंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी, और इसके आधार पर यहाँ स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारा डेवलप होता है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू Bn जो है, दैट विल कंसिडर K1 K2 K3 की वैल्यूज जो है उसको हम रखेंगे, और ये जो है बीटा M दैट विल कंसिडर एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारी K1 K2 की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लॉग के वैल्यूज में लेकर चल सकते हैं, लॉग K1 इक्वल टू जो भी कुछ वैल्यूज हैं उसके आधार पर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द कि थर्मल स्टेबिलिटी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार से की जाती है। ऑलराइट, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो आप हम लोग पूछ लेना। ऑलराइट, दिस इज कंप्लीट ऑफ फर्स्ट बुक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो